हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इस लेक्चर में हम मैनेजमेंट और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम पहले देखते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ सोशल प्रोसेस इन्वॉल्विंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव प्लानिंग एज वेल एज रेगुलेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। अगर हम देखें कि मैनेजमेंट में ये एक तरह से सोशल प्रोसेस है जिसमें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव प्लानिंग, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिव प्लानिंग करनी होती है, प्लस उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे ऑपरेशंस को रेगुलेट करना होता है। ये किस लिए करना होता है? फॉर फुलफिलमेंट ऑफ गिवन पर्पस। और पर्पस क्या होता है? जो भी ऑर्गेनाइजेशन के मेन गोल्स होते हैं। अब जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट जो लिटरल टर्म है, इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड एक्टिविटीज़। तो इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस आते हैं, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, परचेज हो गया। तो ये काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ और एलिमेंट्स मैनेजमेंट में आते हैं और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता रहता है। मतलब कि हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, तो ये काफ़ी डायनेमिक प्रोसेस है। रादर दीज एक्टिविटीज़ आर कॉमन टू ईच एंड एवरी मैनेजर इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज लेवल और स्टेटस। अब कुछ बेसिक ऑपरेटिव फंक्शंस होते हैं जो हर मैनेजर के लिए ज़रूरी हैं। अगर हम देखें कि मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, परचेज हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाएँ तो वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी। बाकी इसके अलावा जो एक्टिविटीज़ हैं दैट कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैव क्लासिफाइड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब काफ़ी सारे स्कॉलर्स ने अलग अलग फंक्शंस मैनेजमेंट के बताए हैं। जैसे कि अगर हम देखें जॉर्ज एंड जेरी, देयर आर 4 फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एज पर जॉर्ज एंड जेरी देयर आर 4 फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, एक्चुएटिंग है एंड कंट्रोलिंग है। इसके अलावा अगर हम हेनरी फेयोल की बात करें तो इन्होंने मैनेजमेंट को अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है और इनके अलग फंक्शन बताए हैं। तो अगर हम हेनरी फेयोल का पर्सपेक्टिव देखें तो इनके अकॉर्डिंग टू मैनेज इज़ टू फोरकास्ट एंड प्लान। आप पहले से ही फोरसी कर लीजिए एंड फोरकास्ट करिए कि क्या आपको फ्यूचर में गोल्स अचीव करने हैं एंड अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए। फिर ऑर्गेनाइज कीजिए, कमांड एंड कंट्रोल। तो इसमें अगर हम देखें तो इसको एक की वर्ड में समराइज़ किया गया है, जिसमें कि पी मतलब है, ये पूरा जो वर्ड है इसका मतलब ये है पोस्ट कॉप मतलब पी मतलब यहाँ होता है प्लानिंग, ओ होता है ऑर्गेनाइजिंग, एस होता है स्टाफिंग, डी होता है डायरेक्टिंग, सी होता है कोऑर्डिनेटिंग, आर होता है रिपोर्टिंग एंड बी होता है बजटिंग। तो ये सारे पोस्ट कॉप वर्ड जो है ये पूरा हेनरी फेयोल की मैनेजमेंट की डेफिनेशन बता रहा है कि उसमें मैनेजमेंट का मतलब होता है फोरकास्ट करना, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कमांड करना एंड कंट्रोल करना। इसी चीज़ को लूथर गुलिक ने एक की वर्ड में डाल के बताया है जो है पोस्ट कॉप। But the most widely accepted are functions of management given by Kunz and O'Donnell। तो इन्होंने जो functions of management दिए हैं ये हर जगह widely accepted हैं, जिसमें है first planning, organizing, staffing, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एंड यही फंक्शंस आपके सिलेबस ऑफ RBI ग्रेड बी में भी दे रखे हैं। थ्योरेटिकल पर्पस के रिस्पेक्ट में हम देखें तो इट मे बी कन्वीनियंट टू सेपरेट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये सारे जो फंक्शंस हैं इनको स्टडी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें या थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। मगर अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो दीज फंक्शंस आर ओवरलैपिंग इन नेचर, क्योंकि आप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते प्लान करे बिना, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते अगर आपके पास प्रॉपर स्टाफ या ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स नहीं होंगी। तो ये एक तरह से प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ओवरलैपिंग होती है, इनको दे आर हाईली इनसेपरेबल। बट अगर हम वैसे देखें थ्योरेटिकल पर्पस के रिस्पेक्ट में देखें तो ये इट विल बी कन्वीनियंट टू सेपरेट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एकेडमिक पर्पस से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली इट इज़ डिफिकल्ट टू सेपरेट एज ईच फंक्शन ब्लेंड्स इनटू अदर एंड ईच अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ अदर। तो जैसे कि मैंने कहा कि प्लानिंग करे बिना आप ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइजिंग करे बिना आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो ईच फंक्शन अफेक्ट्स दी अदर। तो ये है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। आप देख सकते हैं प्लान करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग एंड फिर कंट्रोलिंग, एंड दीज ऑल आर इंटर रिलेटेड। तो ये इस पर्टिकुलर डायग्राम में बता रखा है। अब हम एक एक करके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये डिटेल में डिस्कस करते हैं।
तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? इट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला फंक्शन ही मैनेजमेंट का है कि आप कुछ भी चीज़ करेंगे तो यू नीड टू प्लान। इट डील्स विथ चॉकिंग आउट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एंड डिसाइडिंग इन एडवांस द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। आप मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन पहले ही डिसाइड करेंगे, आप पूरा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन अपना प्लान करेंगे फॉर अचीविंग प्री डिटर्मिन्ड गोल्स। अकॉर्डिंग टू कुन्स, व्हाट इज़ प्लानिंग? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। आप पहले ही डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। तो ये डेफिनेशन है लिटरल। अगर हम देखें लिटरल डेफिनेशन जो है प्लानिंग की, इट इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। ये जो गैप है इसको ब्रिज कर रहा है फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। तो आज हम जहाँ हैं और जहाँ हमें जाना है उस चीज़ को ब्रिज करता है प्लानिंग, क्योंकि हम प्लानिंग में यही देखते हैं कि हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। अ प्लान इज़ अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। इट इज़ एन एक्सरसाइज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी आप पहले प्लान करते हैं, डिसीजन मेकिंग में भी आप पहले प्लान करते हैं। एंड प्लानिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव डिजायर्ड गोल। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप सारा कोर्स ऑफ एक्शन डिटरमाइन कर रहे हैं finally to achieve desired goals. Thus, planning is a systematic thinking about ways and means for accomplishment of predetermined goals. तो प्लानिंग है क्या? इट इज़ सिस्टमैटिक थिंकिंग अबाउट वेज एंड मीन्स फॉर अकम्पलिशमेंट ऑफ प्री डिटर्मिन्ड गोल्स। आप प्रॉपरली सिस्टमैटिक वे में आप सोच रहे हैं कि किस तरह से, कौन से वेज और मीन्स को फॉलो करके आप अपने प्री डिटर्मिन्ड गोल को अचीव करेंगे। प्लानिंग इज़ नेसेसरी टू इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको आप प्रॉपरली तभी यूटिलाइज कर सकते हैं व्हेन यू प्लान थिंग्स। इट इज़ ऑल pervasive and it is an intellectual activity and it helps in avoiding confusion, uncertainties, risk and wastage। तो अगर हम देखेंगे ये all pervasive है। it is an intellectual activity क्योंकि आपको पहले सोचना पड़ता है कि किस तरह से आपको चीज़ें करनी है, और ये आगे अगर हम देखें तो आपको एक कन्फ्यूजन अवॉइड करने में हेल्प करेगी, अनसर्टनिटी और रिस्क इनको कम करेगी। तो प्लानिंग इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड अगर हम देखें तो वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम देखते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर। अब आपने प्लान किया, इसके बाद आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करोगे। यू विल ब्रिंग टुगेदर फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स, जो भी सारे आपके पास रिसोर्स हैं आप उसको साथ में लेके आएंगे, और फिर यू विल डेवलप प्रोडक्टिव रिलेशनशिप अमंग देम फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो जो भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं, जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, आप उनको साथ में लेके आएंगे इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट विथ एवरीथिंग यूजफुल फॉर इट्स फंक्शनिंग, दैट इज रॉ मटेरियल, टूल्स, कैपिटल, पर्सनल। जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो टूल्स हो, कैपिटल हो, पर्सनल हो, इन सब चीज़ों को एक साथ लाना एंड उनको ऑपरेट करना, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग एंड प्रोवाइडिंग ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्सेज और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे कि रॉ मटेरियल, टूल्स, कैपिटल, ये सारी चीज़ों को प्रॉपरली एक साथ लेके आना, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। सो ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप इन्वॉल्व करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, फिर आप उन एक्टिविटीज़ को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, फिर आप फाइनली ड्यूटीज़ असाइन करेंगे, फिर आप अथॉरिटी डेलीगेट करेंगे एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करेंगे कि अगर नीचे वाले स्टाफ को हमें अथॉरिटी किस तरह से डेलीगेट करनी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देनी है, एंड फिर कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। मतलब कि जैसे कि आपने डेलीगेट करी अथॉरिटी, तो आप कोऑर्डिनेट करेंगे कि इन फ्यूचर जहाँ जहाँ भी आपने अथॉरिटी डेलीगेट करी है तो उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और किस तरह से जिस तरह से भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी है तो वो प्रॉपरली उन रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स को आपको मेंटेन करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस अगर हम देखें तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इन शॉर्ट ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। इसके बाद हम थर्ड फंक्शन देखते हैं मैनेजमेंट का, वो है स्टाफिंग। तो पहले हमने देखा प्लानिंग, सेकेंड हमने देखा ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड हम देख रहे हैं स्टाफिंग।
स्टाफिंग इट इज़ द फंक्शन ऑफ मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कीपिंग इट मैन्ड। तो इसमें हम देखेंगे कि इनफैक्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा, क्योंकि आप इसमें ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन में राइट लोगों को रिक्रूट करने की बात कर रहे हैं। स्टाफिंग हैज़ अज्यूम्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंस इन रिसेंट ईयर्स ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, साइज ऑफ बिजनेस बढ़ रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, ह्यूमन बिहेवियर से एसोसिएटेड जो कॉम्प्लेक्सिटी है, तो इसलिए अगर हम देखें तो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो ये स्टाफिंग का फंक्शन है, ये मैनेजमेंट का ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। मेन पर्पस क्या है स्टाफिंग का? इज़ टू पुट राइट मैन ऑन द राइट जॉब, दैट इज स्क्वायर पेग्स इन स्क्वायर होल्स एंड राउंड पेग्स इन राउंड होल्स। मतलब जिसका जैसा टैलेंट है, जैसी कैपेबिलिटी है, उसी के अकॉर्डिंग लोगों को रिक्रूट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स अगर आपका प्रोडक्टिव होगा तो ही ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को आप मीट कर पाएंगे। अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू कुंज एंड ओडेनल, मैनेजरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थ्रू प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना चाहिए वो प्रॉपर, ट्रांसपेरेंट, मेरिट बेस्ड होना चाहिए, प्रॉपर परफॉर्मेंस अप्रेजल होना चाहिए, एंड उन ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए टू फिल द रोल्स डिफाइन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टाफिंग में हम क्या कर रहे हैं? पहले तो हम मैन पावर को प्लान कर रहे हैं प्रॉपरली, हम क्योंकि हमें चाहिए कि राइट पर्सन हो राइट प्लेस पर, तो हम रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और जो प्लेसमेंट का मैकेनिज्म होता है इसको बिल्कुल रोबस्ट बनाना है। फिर हम जब उनको रिक्रूट कर लेंगे तो उनको ट्रेन करना है, ऑर्गेनाइजेशन गोल से उनको अवेयर करवाना है, फिर उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन देना है जिससे कि वो उनका मोरल एंड मोटिवेशन हाई हो, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है जिससे कि उनको एक फीडबैक प्रोवाइड हो कि किस तरह से वो और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड जो प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट से भी हम उनको राइट जगह भी लगा सकते हैं। प्लस अगर हम देखें प्रमोशन में तो जो उनकी कैपेबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग हम उनको पोस्ट दे सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ फंक्शन, वो है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में अगर हम देखें तो इट इज़ दैट पार्ट ऑफ मैनेजेरियल फंक्शन विच एक्चुएट्स द ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स टू वर्क इफेक्टिवली फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो अभी हमने देखा प्लान करोगे आप, फिर ऑर्गेनाइज करोगे चीज़ों को, फिर आप राइट लोगों को रिक्रूट करोगे, दैट इज स्टाफिंग। उसके बाद यू विल डायरेक्ट द पीपल सो दैट आप इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को अचीव कर पाए। इट इज़ कंसिडर्ड लाइफ स्पार्क ऑफ एंटरप्राइज विच सेट्स इट इन मोशन द एक्शन ऑफ पीपल, बिकॉज अगर हम देखें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग ये सिर्फ प्रिपरेशन है फॉर डूइंग द वर्क। डायरेक्शन है जब आप एक्चुअली एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करोगे, आप उनको इन्फ्लुएंस करोगे, गाइड करोगे, सुपरवाइज करोगे, मोटिवेट करोगे आप अपने एम्प्लॉयज़ को या सबॉर्डिनेट को, जिससे कि आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हैं वो अचीव हों। तो डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ें आएंगी? उसमें सुपरविजन आएगा, उसमें मोटिवेशन ऑफ सबॉर्डिनेट्स आएगा, लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, लीडर ही अपने सबॉर्डिनेट्स को इफेक्टिवली गाइड कर सकता है, एंड प्रॉपर चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन होने चाहिए फॉर डायरेक्टिंग। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग के। तो इसमें आप देख सकते हैं सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। सुपरविजन अगर हम देखें इम्प्लाइज ओवरसीइंग द वर्क ऑफ सबॉर्डिनेट्स, आप सबॉर्डिनेट्स के वर्क को प्रॉपरली ओवरसी करोगे बाय देयर सुपीरियर्स। इट इज़ द एक्ट ऑफ वॉचिंग एंड डायरेक्टिंग वर्क एंड वर्कर्स, तो आप राइट टाइम पर उनको गाइड करेंगे, आप उनके वर्क को सुपरवाइज करेंगे। देन मोटिवेशन भी एक तरह से डायरेक्ट करना हुआ, यू आर इंस्पायरिंग, स्टिमुलेटिंग और एनकरेजिंग द सबॉर्डिनेट्स, आप सबॉर्डिनेट्स को एनकरेज कर रहे हैं विद जील टू वर्क। जब तक उनमें मोटिवेशन नहीं होगा डेफिनेटली उनकी इफेक्टिवनेस ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को मीट करने में इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। तो अगर हम देखें मोटिवेशन भी एक तरह से डायरेक्टिंग का ही एक कंपोनेंट है। पॉजिटिव, नेगेटिव, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स मे बी यूज फॉर दिस पर्पस। तो अगर लीडर या कोई भी सुपरवाइज़र, मैनेजर अगर चाह रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, तो वो किस तरह से कर सकता है? वो मॉनेटरी इंसेंटिव्स दे सकता है, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स दे सकता है, जैसे कि प्रमोशन हो गया। प्रमोशन की बजाय अगर नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स जैसे कि कोई भी उनका कोई सपोज़ कोई काम अटक रहा हो तो उसको वो फैसिलिटेट करना, तो मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी हो
सकते हैं, नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स भी हो सकते हैं, एक स्मॉल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन भी नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव हो सकता है। इसके बाद अगर हम देखें लीडरशिप में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच मैनेजर गाइड्स एंड इन्फ्लुएंस द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट इन डिजायर्ड डायरेक्शन। तो अगर कोई लीडर होगा तो लीडरशिप स्पेशली ये डायरेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि एक लीडर ही है जो गाइड और इन्फ्लुएंस करता है वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट इन द डिजायर्ड डायरेक्शन। इसके बाद अगर हम देखें कम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन में, क्योंकि कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम इंफॉर्मेशन पास करते हैं, अपना एक्सपीरियंस, ओपिनियन, इन सब चीज़ों को हम कम्युनिकेशन के थ्रू ही पास कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सो इट इज़ अ ब्रिज ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजर एंड हिज सबऑर्डिनेट्स। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं डायरेक्टिंग के। अब हम देखते हैं कंट्रोलिंग, एंड इसके बाद हम लास्ट टॉपिक देखेंगे वो है कोऑर्डिनेशन। तो आइए हम पहले कंट्रोलिंग देखते हैं। ये 5th फंक्शन है। हमने अभी तक प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग देखा। अब हम कंट्रोलिंग देखते हैं। कंट्रोलिंग में अगर हम देखें, इट इम्प्लाइज मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स एंड करेक्शन ऑफ डिविएशन इफ़ एनी टू इंश्योर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी डिविएशन हो, जो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स या गोल्स आपको मीट करने हैं, इससे कोई भी डिविएशन हो तो आप अकॉर्डिंगली उस चीज़ को कंट्रोल कर सकें। तो पर्पस क्या होता है कंट्रोल का? इज़ टू इंश्योर दैट एवरीथिंग अकर्स इन कन्फर्मिटी विद द स्टैंडर्ड्स, कि जो स्टैंडर्ड्स, जो बेंचमार्क्स या जो गोल्स आपने सेट कर रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही, दैट मीन्स दैट कम्स अंडर कंट्रोलिंग। एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कंट्रोल हेल्प्स टू प्रेडिक्ट डिविएशंस बिफोर दे एक्चुअली अकर। तो अगर प्रॉपर कंट्रोलिंग सिस्टम होगा तो कोई भी डिविएशन होगा, अगर सपोज स्टैंडर्ड से या जो भी आपको गोल्स मीट करने हैं उससे थोड़ा भी डिविएशन होगा तो वो जो कंट्रोलिंग सिस्टम होगा वो उसको पहले ही प्रिडिक्ट कर लेगा। अकॉर्डिंग टू थियो हाइमन, कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग whether or not proper progress is being made towards the objectives and goals and acting if necessary to correct any deviation। तो controlling मतलब क्या हुआ कि आप प्रॉपर चेक कर रहे हैं कि क्या जो काम हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है जिससे कि ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के मीट होंगे, और अगर नहीं हो रहा तो आप उसको अकॉर्डिंगली करेक्ट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू कुंस एंड ओडोनल अगर हम देखें तो कंट्रोलिंग इज मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट्स इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स आर बीइंग अकम्प्लिश्ड। तो अगर हम देखें कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि आप मेजर कर रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स और उसको अकॉर्डिंगली करेक्ट कर रहे हैं अगर ज़रूरत पड़ रही है तो, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और प्लान्स मीट हो सके। तो कंट्रोलिंग में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? पहले तो आप एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को इस्टेब्लिश करेंगे, पहले आप स्टैंडर्ड्स या गोल सेट करेंगे, फिर आप मेजर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ योर एम्प्लॉयज़, जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स होंगे उनकी आप परफॉर्मेंस मेजर करेंगे, फिर आप कंपेयर करेंगे कि क्या उनकी जो परफॉर्मेंस है वो जो स्टैंडर्ड्स आपने सेट किए हैं उससे मीट कर रही है, या फिर अगर नहीं कर रही है तो आप देखेंगे कि कितना डिविएशन हो रहा है, क्या डिविएशन हो रहा है, और फिर आप करेक्टिव एक्शन लगाएंगे। तो ये सारे स्टेप्स हैं कंट्रोलिंग के। तो हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग देखा। अब हम लास्ट देखते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन भी मैनेजमेंट का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल है। तो फंक्शन है एक तरह से। कोऑर्डिनेशन इज द यूनिफिकेशन, इंटीग्रेशन, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ ग्रुप मेंबर्स सो एज टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन परस्यूट ऑफ कॉमन गोल्स। तो अगर हम देखें कोऑर्डिनेशन में यूनिफिकेशन, इंटीग्रेशन, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ सारे एफर्ट्स, जो भी ग्रुप मेंबर सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं वो इस तरह से होने चाहिए ताकि वो कॉमन गोल्स हों पहली बात तो उनके, और वो उनको अचीव कर पाएँ। तो इट इज़ अ हिडन फोर्स विच बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जो सारे फंक्शंस हमने अभी पढ़े, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे जो है वो कोऑर्डिनेशन के बिना काम नहीं कर सकते। तो अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू मूनी एंड रिले, कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन परस्यू ऑफ कॉमन गोल्स। तो आप यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए कि सारे लोग अगर प्लान कर रहे हैं, सारे लोग अगर ग्रुप मेंबर्स जो काम कर रहे हैं उनके कॉमन गोल्स होने चाहिए और उनमें यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए कि वो एक ही पर्पस के लिए काम करें। तो इस तरह से वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स वर्थ, कोऑर्डिनेशन इज इंटीग्रेशन ऑफ सेवरल पार्ट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की, या अगर हम
आरबीआई की भी बात करें तो आरबीआई में भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी होता है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेक्स होता है। तो अगर हम देखें कि इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए in an orderly whole to achieve the purpose of understanding। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, सपोज आरबीआई की अगर हम बात करें तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं इनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि जो आरबीआई के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मेन एम्स हैं या गोल्स हैं आरबीआई के, वो मीट हो सके। मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव कोऑर्डिनेशन थ्रू इट्स बेसिक फंक्शंस ऑफ प्लानिंग। मैनेजमेंट कैसे कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारे जो फंक्शंस है इसके थ्रू वो इंश्योर करता है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। इसलिए हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है वो एक सेपरेट फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट से, बिकॉज अचीविंग ऑफ हार्मनी बिटवीन इंडिविजुअल्स एफर्ट टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल इज़ की टू सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल के एफर्ट्स हैं वो इस तरह से होने चाहिए ताकि वो ग्रुप के गोल्स को अचीव कर पाएँ, और ये कब होगा? जब एक यूनिटी ऑफ एक्शन होगा टुवर्ड्स कॉमन गोल। सो कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन के बिना काम नहीं कर सकते। इनफैक्ट कोऑर्डिनेशन एक तरह से की एरिया है मैनेजमेंट का, और वो इम्प्लिसिट है, वो एक्सप्लिसिटली हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, वो इम्प्लिसिट ही है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो डेफिनेटली ये फंक्शंस प्रॉपरली नहीं होंगे। सो इट इज़ इनहेरेंट इन ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर हम देखें कोऑर्डिनेशन थ्रू प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन थ्रू ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन थ्रू स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन थ्रू डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू कंट्रोलिंग। तो a manager can be compared to an orchestra conductor since both of them have to create rhythm and unity in activity of group members। तो सारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो कोऑर्डिनेटेड वे में काम करें, उनके जो गोल्स हैं वो अलाइन होने चाहिए विद द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कोऑर्डिनेशन थ्रू प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? प्लानिंग फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन बाय इंटीग्रेटिंग द वेरियस प्लान्स। अलग अलग ओपिनियंस को हम एक साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, म्यूचुअल डिस्कशन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ के थ्रू। तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन फाइनेंस बजट एंड परचेज बजट, अगर इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से कोऑर्डिनेशन थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, मूनी कंसिडर्स कोऑर्डिनेशन एज द वेरी एसेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इन फैक्ट when a manager groups and assigns various activities to subordinates and when he creates department, coordination is the uppermost in his mind। तो अगर आप सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, सपोज ह्यूमन रिसोर्स है, नॉन ह्यूमन रिसोर्स है, तो अगर आप ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्स इनको ऑर्गेनाइज कर रहे हो, सारे रिसोर्सेज को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो आप उसको बिना कोऑर्डिनेशन के ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। इसलिए बोला गया है कि कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसके बाद अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेशन थ्रू स्टाफिंग, अ मैनेजर शुड बियर इन माइंड दैट राइट नंबर ऑफ पर्सनल इन वेरियस पोजीशन विथ राइट टाइप ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स आर टेकन वेल इंश्योर राइट मैन ऑन द राइट जॉब। जैसा कि हमने स्टाफिंग में देखा था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर राइट मैन on the right job and that can be done through right type of education and skills। जो भी आप ट्रेनिंग देते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो थ्रू दैट राइट मैन आप इंश्योर कर सकते हैं फॉर राइट जॉब। बट इसके लिए भी आपको कोऑर्डिनेट करना होगा। कोऑर्डिनेट कैसे? कि जो वेरियस पोजीशंस में रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग राइट मैन होने चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिटवीन द मैनेजर एंड बिटवीन द मैनेजर एंड हिज सबऑर्डिनेट्स। तो इसमें भी कोऑर्डिनेशन काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम देखें कोऑर्डिनेशन थ्रू डायरेक्टिंग, the purpose of giving orders, instructions and guidance to the subordinates is served only when there is harmony between superiors and subordinate। तो coordination through directing कैसा हो सकता है? अगर आप किसी भी सपोज लीडर किसी को डायरेक्ट कर रहा है, ऑर्डर्स दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है, सो देयर शुड बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लीडर एंड द सबऑर्डिनेट्स। अगर सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, हार्मनी नहीं होगी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में, देन जो भी लीडर अगर डायरेक्ट कर रहा है या जो भी सुपीरियर डायरेक्ट कर रहे हैं तो सबऑर्डिनेट्स मे नॉट फॉलो इट। इसलिए कोऑर्डिनेशन बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली कोऑर्डिनेशन थ्रू कंट्रोलिंग, मैनेजर इंश्योर्स दैट देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। अभी हमने देखा था कि कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि आप एक्चुअल परफॉर्मेंस देखेंगे एंड अगर उसका डिविएशन हो रहा है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, जो भी स्टैंडर्ड गोल सेट कर रखे हैं, इफ़ दे आर नॉट मेट then accordingly manager will control the employees or direct the employees।
तो ताकि जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है दैट शुड बी इन कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, एंड देन ओनली द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स विल बी अचीव. सो coordination through planning, organizing, staffing, directing, controlling, this is very important. और हर में आप देख सकते हैं coordination is the essence of management. तो जो भी हमने अभी ऊपर देखा, इससे हमें ये पता चलता है कि coordination is the very essence और key to management. It is required in each and every function. Planning में भी, organizing में भी, staffing, directing, controlling, सब में coordination required है, and it is required at each and every stage. Therefore कोऑर्डिनेशन जो है वो इम्प्लिसिट फंक्शन है इन ऑल दीज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. तो हमने इस लेक्चर में मैनेजमेंट देखा कि मैनेजमेंट का बेसिक नेचर क्या है, मैनेजमेंट क्या होता है. फिर हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस देखे जिसमें कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग प्लस कोऑर्डिनेशन, जो कि एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, बट बिना कोऑर्डिनेशन के आप प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग नहीं कर सकते. तो ये सारे हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट डिटेल में डिस्कस किया है इस लेक्चर में. थैंक यू.